नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें, उत्तराखंड में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। कुछ इलाके में भारी बारिश की जताई गई है संभावना। आकाशीय बिजली चमकने और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो कई दिनों से लगातार या तो ऑरेंज अलर्ट या फिर रेड अलर्ट या येलो अलर्ट जारी हो रहा है उत्तराखंड के कई हिस्सों में। और इसी संदर्भ में देखिए कि आकाशीय बिजली चमकने और भारी बारिश की संभावना भी IMD द्वारा जताई गई है। आकाशीय बिजली गिर सकती है और ऐसे में ऑरेंज अलर्ट उन एरिया में जारी कर दिया गया है। बता दें कि कई दिनों से लगातार उत्तराखंड की स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। कई जगह से लैंडस्लाइड की घटनाएं निकल के सामने आ रही है। कई रोड ऐसे हैं जो कि बाधित हो चुके हैं और हर किसी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी केंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी ऑरेंज अलर्ट एक बार फिर से जारी हो चुका है देवभूमि में। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अगले कुछ दिनों के लिए एक बार से मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की है। ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश को लेकर यहाँ पर जारी किया गया है और उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान आकाशीय बिजली चमकता या तेज बौछारों के साथ जो बारिश हो सकती है उसकी संभावनाएं ज्यादातर बन रही है। ऐसे में सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। जो नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं या संभावित जगहों पर जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से वो यहाँ पर बच सके। तो कोशिश यही है शासन प्रशासन की कि भारी बारिश से कम जनता को यहाँ पर राहत दी जा सके और जो यहाँ पर जो भारी बारिश चल रही है उस भारी बारिश से जनता को बचाया जा सके। जी, कब तक ये ऐसा ही मौसम बना रहेगा, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि लैंडस्लाइड देखिए लगातार हो रहे हैं, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है अभी। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अगले 48 से 72 घंटे जो हैं वो ऑरेंज अलर्ट के लिए यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर दिखाए गए हैं और जिस प्रकार से आशंका यहाँ पर जाहिर की गई है तो उसको देखते हुए समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में आने वाले 4 से 5 दिन इसी प्रकार से यहाँ पर भारी बारिश की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। कुछ जगहों पर अत्यधिक बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आम जनता को भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। तो लोग सावधान यहाँ पर हैं और सबकी कोशिश यही है कि इस बारिश के मौसम में किसी भी प्रकार से कोई जो परेशानी यहाँ पर हो रही है वो यहाँ पर जनता का ना हो। तो उसके लिए कोशिश सबकी है कि जो प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें और उनके आदेश पर यानी मौसम विभाग की जो अगली जो संभावना या जो बातचीत यहाँ पर जो सलाह दी जा रही है उसके हिसाब से अपना काम आगे यहाँ पर करेंगे। तो कितने दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा? कब लोगों को इस पूरे बाढ़ से, लैंडस्लाइड से निजात मिलेगी? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से मौसम यहाँ पर बन रहा है तो उसको देखते हुए समझा जा सकता है कि अगले 48 से 72 घंटे वो ऑरेंज अलर्ट के लिए यहाँ पर जारी किए उसके बाद ये समझा जा सकता है कि जो हल्की बारिश है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में आगामी कुछ दिनों तक ये समझा जा सकता है कि बारिश से किसी भी प्रकार की कोई राहत प्रदेश को मिलने वाली नहीं है। ज्यादातर जगहों पर बारिश की संभावना यहाँ पर जारी की गई है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर भूस्खलन की जो संभावित जो जगह है वहाँ पर पहले से ही ज्यादा और एहतियात बरतने के लिए कहा गया ताकि जो यात्रा मार्ग है या फिर दूसरे जो आवागमन के साधन है या जो मार्ग है वो अवरुद्ध वहाँ पर ना हो सके। अगर बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को हर सुविधाएं पहुंचाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अभय आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का आज लक्सर दौरा है। लक्सर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। बता दें कि कई दिनों से लगातार ये खबरें निकल के सामने आ रही है कि कई लोग ऐसे हैं जो कि नदी के किनारे स्थित है, वहां पे उनके घरों में पानी घुस चुका है और ऐसे में लक्सर दौरा है आज सतपाल महाराज का। सिंचाई मंत्री का लक्सर दौरा है आज। काफी अहम ये लक्सर दौरा माना जा रहा है। इससे लोगों को परेशानी दूर भी की जा सकती है। बता दें, लक्सर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सतपाल महाराज। जो सिंचाई मंत्री का आज लक्सर दौरा है, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है। इससे लोगों को देखेंगे वहां पे किस तरीके से जनजीवन उनका अस्त व्यस्त हो चुका है और उम्मीद ये की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द मदद भी पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसे में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का लक्सर दौरा है। लक्सर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का उनकी तरफ से दौरा किया जाना है क्योंकि लगातार देवभूमि की वो तस्वीरें अलग अलग इलाकों से निकल के सामने आ रही है जहां लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, लैंडस्लाइड हो रही है, काफी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में बता दें कि सतपाल महाराज सिंचाई मंत्री का आज लक्सर दौरा है। जहां जहां बाढ़ आई है, बाढ़ प्रभावित इलाकों में उनका ये दौरा है और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। तो लक्सर दौरे पे रहेंगे आज
सिंचाई मंत्री और बता दें कि लक्ष्य दौरे पर रह के वो प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। और सब रजिस्ट्रार कार्यालय में फाइल बदलने का ये पूरा मामला है। कार्यालय से अभिलेखों से छेड़छाड़ करने के मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देहरादून, विकास नगर और ऋषिकेश तहसील के रिकॉर्ड रूम की जांच शुरू हो चुकी है। डीएम सोनिका सिंह के आदेश पर 3 तहसीलों को किया गया है सील। देहरादून में सब रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड रूम को सीसीटीवी कैमरों से किया गया है लैस और एसडीएम एडीएम की अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी रिकॉर्ड रूम में प्रवेश नहीं कर सकेगा। बेनामों की मूल फाइल गायब करने के मामले में पुलिस ने दर्ज किया था ये केस। अब इस पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है और ऐसे में कोई भी एसडीएम और एडीएम की अनुमति के बिना कर्मचारी रिकॉर्ड रूम में प्रवेश नहीं करेगा। सीएम धामी ने भी मामले की एसआईटी जांच के आदेश दिए थे और बेनामों की मूल फाइल गायब करने के मामले में ये केस दर्ज हुआ था। सीएम धामी ने खुद इस पर संज्ञान लिया था और एसआईटी जांच के आदेश उनकी तरफ से दिए गए थे। रिकॉर्ड रूम की प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है, लैस कर दिया गया है सीसीटीवी कैमरों से रिकॉर्ड रूम और ऐसे में तीनों तहसीलों के रिकॉर्ड रूम सील भी करा दिए गए हैं। फॉरेंसिक जांच से कई खुलासे जो है वो निकल के सामने आएंगी और रिकॉर्ड रूम में गड़बड़ी की परतें खुलेंगी। तो फॉरेंसिक जांच का इंतजार है। इसके बाद कई ऐसी परतें हैं जो खुलती जाएंगी। तो बता दें कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में फाइल बदलने का ये पूरा मामला है और इस मामले में जांच शुरू हो चुकी है। कार्यालय से अभिलेखों से छेड़छाड़ करने के मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बता दें कि कार्रवाई शुरू हुई है और ऐसे में देहरादून, विकास नगर और ऋषिकेश तहसील के रिकॉर्ड रूम की जांच अब की जाएगी और इन रिकॉर्ड रूम को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है। डीएम सोनिका के आदेश पर 3 तहसीलों में ये सील किया गया है। और कई दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते राज्य भर में जगह जगह से मलबा आने की खबर सामने आती रही है। इसी क्रम में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आ गया है, जिससे छिनका, नंदप्रयाग, बाजपुर, पीपलकोटी को पास राजमार्ग बाधित हो गया है। रास्ता खोलने का काम लगातार जारी है। वही राजमार्ग के आर पार वाहनों की लंबी कतार लग गई है। तो रास्ता खोलने का लगातार काम जारी है। बता दें कि बारिश भी लगातार हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड की घटना निकल के सामने आ रही है और कई रास्ते बंद हो चुके हैं। अब तक की बात की जाए तो 73 से ज़्यादा रास्ते जो है वो बंद हो चुके हैं और ऐसे में अब काम जारी है ताकि ये रास्ता दोबारा खोला जा सके। सोनू हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, किस तरह का काम अभी चल रहा है? कब तक ये रास्ता पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से देर रात भारी बारिश के चलते जो जोशीमठ से लेकर और चमोली के बीच में लगभग 4 जगहों पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है अवरुद्ध है। हालांकि उन्हें खोलने का काम जारी है और लगभग 2 से 3 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो जगह जगह पर यातायात के लिए खोल दिए गए। हालांकि बार बार मलबा वहां पर गिर रहा है, जिस वजह से जो लोग हैं उन्हें भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो मशीनें हैं वो बार बार जो राजमार्ग है उसके आर पार खड़ी है और जैसे ही मलबा गिरता है तो मशीनें जो मलबा है उसे साफ करने में लग जाती है। लेकिन बात की जाए तो जो यात्री हैं वो बार बार जरूर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, मलबा ऊपर से गिर रहा है और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो कब तक इन दिक्कतों से निजात मिल जाएगी वहां के लोगों को? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो राजमार्ग है वो चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिस वजह से जो मलबा है वो बार बार सड़कों में आ जाता है और जो भारी बारिश के चलते जो लोग हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो यात्री जो यात्रा के लिए आ रहे हैं उन्हें भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन जो कि वो बार बार उन द्वारा मशीनें वहां पर लगाई गई है और जो राजमार्ग है उन्हें सुचारू करने का कार्य किया जा रहा है। जी सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां रुद्रप्रयाग शहर के बीच से बहने वाली अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करके बह रही है, जिससे नदी के किनारे स्थापित घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। बता दें कि प्रशासन की ओर से नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। वर्तमान में नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से 25 मीटर दूर तक बह रही है।
तो लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। अलकनंदा नदी ने विकराल रूप ले लिया है और ऐसे में यहाँ पे 25 मीटर दूर तक बह रही है। अपने निशान से लोगों को काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। आसपास के जो लोग हैं, कोशिश की जा रही है कि उनको सुरक्षित स्थानों पे भेजा जाए ताकि आगे चल के कोई बड़ी परेशानी उनके सामने खड़ी ना हो। और ऐसे में पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लोगों को जो परेशानी हो रही है उनका जल्द से जल्द समस्या जो है उसका निजात किया जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अलकनंदा नदी ने विकराल रूप ले लिया है। दीपक, अलकनंदा नदी ने विकराल रूप ले लिया है, वहां पे आसपास के रहने वाले लोगों का क्या हाल है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो अलकनंदा नदी है उनका जो जल भराव काफी बढ़ चुका है, खतरे के निशान से थोड़ा नीचे बह रही है। हालांकि जो वहाँ के लोग हैं उन्हें जो प्रशासन द्वारा वो अलर्ट कर दिया गया है कि अब जो नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं उन्हें नदी से जो नदी के पास से है दूरियां बनाने को कहा गया है और नदी से दूर चले जाएं, जिससे कि जो लोगों हैं उन्हें खतरा का सामना न करना पड़े। हालांकि जो लोग हैं वो भी अब बारिश को देखते हुए जरूर अपने जो सामान है, जो अपने जो जरूरत चीजें हैं उन पर ध्यान रख रहे होंगे। और जो लोग हैं उन्हें भी बार बार जो प्रशासन है उन्हें तो अलर्ट किया जाता है कि आप नदी के जगहों से दूर रहें, जिससे कि जो खतरा है उसको दूर किया जा सके। जी, तो नदी का जल स्तर कितना बढ़ा है दीपक? जी बात की जाए तो जो भारी बारिश के चलते जो खतरे के निशान से कुछ ही दूरी पर अभी जो अलकनंदा का जो जल स्तर है बढ़ा हुआ है। हालांकि अगर ऐसी दिन भर बारिश होती रही तो जो अलकनंदा का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर पहुंच जाएगा। जी दीपक, काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मनेरी डैम के पास मार्ग बाधित हो गया। बावजूद इसके एक टेम्पो चालक जबरदस्ती सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो मलबे में फंस गया और तभी पहाड़ी से मलबा आ गया और टेम्पो सड़क पर ही अटक गया। हालांकि चालक बाल बाल बच गया। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रही। कर्णप्रयाग में कल रात हो रही लगातार बारिश से नारायणगढ़ के केवर तल्ला गांव में रास्ते का पुश्ता टूटने से एक गौशाला दब गई, जिसमें 4 गाय भी मौजूद थी। तो वहीं 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। एक गंभीर रूप से घायल है। खबर लक्सर से है, जहां सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मेन बाजार में पहुंचकर पीड़ितों से उनका हालचाल जाना, तो व्यापारियों ने अपनी परेशानियां बताई। उसके बाद उन्होंने लक्सर क्षेत्र के ढूंढकी के गांव में पहुंचकर तटबंध का निरीक्षण किया। साथ ही खानपुर क्षेत्र के मोहम्मदपुर मथाना टूटी सड़क का भी निरीक्षण किया। तभी पूर्व सीएम और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि लक्सर और खानपुर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन इसके लिए शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और कहा है कि कहीं भी किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होने देंगे। अधिकारियों को खुद इसकी समीक्षा के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पीड़ितों की मदद का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जहां एक तरफ प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को राशन किट मुहैया कराई जा रही है, वहीं इस बीच लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने बाढ़ पीड़ितों को 100 क्विंटल चावल वितरित किए। इस दौरान संजय गुप्ता ने कहा है कि बाढ़ से हुई तबाही को देखकर वो बहुत दुखी है। सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है। साथ ही कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेरणा से उन्होंने अपने स्तर से 1000 बाढ़ पीड़ितों को 10-10 किलो चावल पैकेट बांटे हैं। सोलानी का बांध टूटने से लक्सर नगर के अंदर और आसपास गांव में
बरसात के पानी से भारी नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और उन्होंने सबकी पीड़ा को देखा और समझा। उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो सोलानी का बांध होता है उसको मरम्मत शीघ्र की जाए। उन्होंने जो पानी जहाँ से सोलानी नदी बन के चलती है उसका पानी भी डाइवर्ट कराया और प्रशासन को निर्देश दिए कि कोई भी भूखा ना सो पाए। उसी के मद्देनज़र मैं लक्सर से 2 बार विधायक देवतुल्य जनता ने मुझे चुना। मेरे मन में प्रेरणा आई और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और उनकी प्रेरणा से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मैंने यहाँ आज 100 कुंटल चावल 10 किलो के 1000 कट्टे बांटने का निर्णय लिया। सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश उससे उभर करके एक सकारात्मक दिशा में विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने देखा कि आखिर कौन ऐसे जिले हैं जिन जिलों में वास्तव में ज्यादा कार्य किए जाने की आवश्यकता थी और उस पर कार्य पहले की सरकारों में नहीं हो पा रहा था। और उसमें जब हम लोगों ने नजर डाला तो वास्तव में जिन जनपदों की स्थिति बहुत ही खराब थी पहले, इनमें बहराइच था, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, संभल, खीरी, हरदोई, बांदा, यानी ये सब वही जिले हैं जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो पैरामीटर हम लोगों ने तय किए थे वो शिक्षा का था, स्वास्थ्य का था, कृषि और जल संसाधन का था, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार का था, फाइनेंशियल इंक्लूजन का था। इन सब में एक अभियान के तहत कार्य किया गया। पहले 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में नीति आयोग के मार्गदर्शन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ, पैरामीटर में व्यापक परिवर्तन हुआ। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 100 एस्पिरेशनल विकास खंडों को चिन्हित किया और उसमें भी स्वास्थ्य विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो या कृषि विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो या जो भी विभाग थे, सभी विभागों ने 100% मैन पावर की आपूर्ति वहां पर करते हुए उन्हें एस्पिरेशनल विकास खंडों से उभारने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। और ये परिणाम किस रूप में हम सबको देखने को मिलते हैं, खासतौर पर अगर नियमित टीकाकरण के ही कार्यक्रम को आप देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो 2015-16 में उत्तर प्रदेश को 51% के सापेक्ष 19-20 में उत्तर प्रदेश को 70% बताया गया। और मेरा मानना है कि इस समय अगर हम देखेंगे तो ये आंकड़े हमारे पास पूर्ण प्रतिरक्षण का जो कवरेज उत्तर प्रदेश के अंदर 22-23 में है, ये 98% है। आप अनुमान कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने कितनी लंबी छलांग लगाई है। तो यूपी SSSC के ANM वर्कर्स को वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और ऐसे में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बातें की। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।